अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा एमडीडीए का बुलडोजर कठबंगला बस्ती में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 125 घरों पर हो रही कार्रवाई। चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक बस भैसारी के पास खाई में गिरने से बची। 30 यात्री थे सवार। एकजुट होकर उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मंगलोर और बद्रीनाथ में होगी कांग्रेस की जीत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 26 जून तक बारिश। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में कई जगह बारिश का दौर शुरू। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा होते सभी देशवासी देख रहे हैं। देश में समान नागरिक अधिकार पर कार्य हो रहा है। देश की आजादी के बाद अब जाकर कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राजनेता थे, शिक्षाविद थे, विचारक थे और एक बड़े परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताश्री कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया, वो आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर एक बड़ वृक्ष बन गया है। डॉक्टर साहब का बलिदान हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण है उसकी याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का समर्थन किया और आज उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जहां सभी के लिए समान नागरिक अधिकार हों, सभी एक साथ कर्तव्य पथ पर एकजुट हों। मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से देश की आजादी के बाद लंबे समय से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, वो काम जो कोई नहीं कर सका, भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त चंपावत के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल सीमा स्थित बनबसा में एसएसबी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने 26 राजपूत पलटन बनबसा में सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सेना के जवानों से मुलाकात की और सेना में की गई सेवा के अपने अनुभव साझा किए। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के मैत्री गेट में क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां डाम कोठी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निशंक का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए निशंक ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बदल गई है। वे 24 में से 20 घंटा काम कर रहे हैं। संगठन में जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। पास तो बचा हुआ समय नहीं, मेरे पास तो समय कभी रहा ही नहीं है ऐसा। मैं तो 24 घंटा में से 20 घंटा में से ही कम करता हूँ हमेशा, और आज भी। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा बदलती रहती है और जब जिम्मेदारी होती है तो मैं वो समय तो मेरे पास यदि 48 ने 72 घंटे भी एक दिन में हो तो भी मेरे लिए कम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुंजी में मास्टर प्लान के तहत शिवधाम बनाने की बात कही है। साथ ही कहा कि इसमें स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में स्वरोजगार भी दिया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है
और जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश में जिस तरह से शिवधाम बनाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा होगा, साथ ही वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। जिस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक राज्य है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है, जैसे मानस खंड माला मिशन का अगर आप बात करते हैं, कुमाऊं के क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, उसी क्रम में ये जो आदि कैलाश है, यहाँ पर अगर शिव धाम बनाने की कवायद जो शुरू करी जा रही है, उससे पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर इजाफा होगा, वहां पे रहने वाले लोगों को इससे काफी लाभ भी प्राप्त होगा। तो इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि वहां शिव धाम बनेगा तो लोग आएंगे, जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और अगर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी राज्य में जाते हैं, वहां की किसी भी एक जगह पर जाकर उस जगह पर्यटन के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जाए, पर्यटन में और इजाफा किया जाए, उसमें वो ज्यादातर ध्यान को केंद्रित करते हैं। ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रवि बहादुर अपने विधानसभा के कई गांव का दूषित जल भरकर हरिद्वार प्रेस कर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए की योजना में करीब 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। भाजपा के चहेते ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। जो योजना आपने 650 करोड़ की जल जीवन मिशन हरिद्वार को दी है, वो पर्याप्त भ्रष्टाचार है, पूर्ण तरीके से लिप्त है और उसमें 200 से 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये है कि ये आपका जल जीवन मिशन का पानी है, ये आपका गढ़मीरपुर का पानी है और ये आपका रोहालकी का पानी है। क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी जिला जोई उसमें भी जल जीवन का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बताने का कार्य करा गया कि जल जीवन मिशन फेल है और जल जीवन मिशन के तहत हम ग्रामीणों को प्यासा नहीं रख सकते। हैंडपंप का बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। चारधाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है। विगत 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के चलते हल्की बारिश की फुहारों के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री सहित बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में तीर्थ यात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है। भूबैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में हल्की बारिश के बाद हुए बादलों की जमघट और सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालु दिव्य तृप्त कुंड में स्नान करने के बाद भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पूर्ण लाभ सुगमता के साथ अर्जित कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल तीर्थ से लेकर देश के सबसे पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव माड़ा और मणिभद्रपुर के दर्शनीय स्थलों में तीर्थयात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान श्री हरि नारायण प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय से महज ही 2 किलोमीटर दूर डांग गांव के लोग 2013 से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, पर टैंक से इसे नहीं जोड़ा गया है। इसके चलते गांव में जल संकट पैदा हो गया है। जनपद मुख्यालय के नजदीक होने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में उन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है और जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी, ग्रामीण यहीं डटे रहेंगे। बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में 18 जून से जिला प्रशासन के खिलाफ, जल संस्थान के खिलाफ, जिला प्रशासन की अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम 18 जून से अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह पर बैठे हुए। हमारे गांव में जल जीवन मिशन से पेयजल के टैंक का निर्माण किया गया, पानी के कनेक्शन दिए गए, पाइपलाइन बिछाए गए, लोगों को टोंटियां दी गई, परंतु पेयजल का जो नया टैंक बनाया गया
उसको मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया गया, टैंक अभी तक सूखा है। तो इस जिले में अधिकारी किस ढंग से काम कर रहे हैं ये सबके सामने है, और इस कड़ी गर्मी में जो है हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। 16 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे जिलाधिकारी को, पर जिलाधिकारी ने अभी तक उनका संज्ञान नहीं लिया। हमारे गांव में पानी की समस्या है, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हमें 5 दिन हो गए आज, और हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। हमारे पास सुबह ऐसे प्यासे हैं और गांव में किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। टैंक बने हुए पर पानी नहीं दे। थराली प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने खंड विकास कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन भेजते हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं, जबकि कोविड-19 महामारी के चलते 2 वर्षों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे हैं और कार्य अधूरे पड़े हैं। ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि कोरोना महामारी के इन 2 वर्षों को पंचायतों के 5 वर्ष के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर आंदोलन करेंगे पंचायत प्रतिनिधि। की मांग है कि हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना काल के चक्कर में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, ना प्रस्ताव गांव की बढ़ी थी, ना गांव में खुली बैठकें हुई थी। इसलिए वो जो गांव का जो विकास होना था हो नहीं पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2 साल हरिद्वार के साथ हमारे पूरे उत्तराखंड का चुनाव एक साथ किया जाए। इसलिए वो कुछ प्रधानियां, क्योंकि महिलाएं बहुत इंटीरियर एरिया में है, इसलिए वो आ नहीं पाए, उनको हो सके सुविधा ना मिल पाई। अगला कदम हमारा 1 जुलाई से इसमें चक्का जाम का वो करने का है, तालाबंदी करने का है। तो जैसे जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे का वो करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश प्रधान संगठन ने और पूरे तीनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संगठनों ने जो आज निर्णय लिया था कि आज हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधान संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, और जिसमें ये बात सामने आई थी कि कम से कम प्रधान संघ के कार्यकाल को, जो कोरोना के टाइम पे प्रधान संघ का जो कार्यकाल 2 वर्ष लगभग शून्य का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द निकाले। अन्यथा प्रदेश प्रधान त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जो संगठन है वो आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है प्रदेश संगठन है, उसके लिए ये हम थराली विकासखंड से भी समर्थन देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, जिस पर हमेशा से कार्य करती रही है। चाहे वे खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा। प्रदेश में एक तरफ तापमान में वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर बिजली कटौती से आम जन का जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है, जहां कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। मंगलूर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय कई घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है। बिजली के बिना ना तो पंखे चल रहे हैं और ना ही पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो पा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली की मांग में वृद्धि के चलते लोड शेडिंग हो रही है, जिसके चलते पावर ऑटो कट हो रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि समस्या के समाधान पर काम किया जा रहा है। वहीं विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी ना करें, जरूरत के अनुरूप ही बिजली का प्रयोग करें। पर सब बिजली विभाग सोया पड़ा है, किसान परेशान है, छोटे बच्चे परेशान हैं। बिजली ना आने की वजह से छोटे बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं। बारिश नहीं हो रही, फसल सूखी जा रही है। कहते हैं कि भाई लोड ज़्यादा है, पैसे ठीक करो, लोड बढ़वाओ। ये जो समस्या चल रही है लाइट की, इससे सभी परेशान हैं। इलाके में लगातार बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती इन दिनों में एक भारी नुकसान है किसान के लिए। उसका कारण यह है कि सिंचाई भी होनी है, खेतों में पानी नहीं है, इतनी वोल्टेज नहीं आती कि मोटर उठ पाए, वो समर से हमारे जो ट्यूबवेल हैं वो चल पाएँ। ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, खेतों की सिंचाई नहीं होगी। खेतों की प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी तो आपको पता है बरसात भी इस बार लेट है और फिर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो खेतों में जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कौन करेगा? बिजली विभाग करेगा। हम अपने प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि बिजली की जितनी बचत कर सके उतनी करें। जिन उपकरणों को आवश्यकता नहीं है उनको ना चलाएं। जिनके बगैर काम चल सकता है उसके साथ काम करें। जहां पर एसी चल रहे हैं, अगर 4 एसी चल रहे हैं, अगर 2 एसी में घर में काम चल सकता है तो उसको 2 एसी से काम चलाएं, या 1 एसी से चल सकता हो तो 1 एसी से काम चलाएं। जितने भी एक बिजली के उपकरण हैं आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें तो बिजली में एक तरह से बिजली की बचत भी होगी और 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब है कि 1.25 यूनिट बिजली बनाने के बराबर। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने जानकारी दी और बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूजीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती है। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रूप से जो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जाकर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जाकर के वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय सुनिश्चित करनी है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान सज चुका है। वहीं सूबे के मुख्य दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुकी है और कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ना तो उनके पास नेता है और ना ही नीति। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा इन 2 सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी अपना हर्ष इस लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और लगातार 2014 में भी देख चुकी है, 2019 में भी देख चुकी है, 2012 में भी देख चुकी है, 2017 में भी देख चुकी है, 2022 में भी देख चुकी है। कांग्रेस के पास कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है उनकी। इसे निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से इन दोनों चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। आम और लीची जैसे गर्मी के फलों की पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है, जिसको लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों ने
किसानों से पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिया है, जिसके आधार पर पेटियों की पंजीकृत फर्म से वार्ता होने के बाद कम से कम मूल्य पर भोपाल उद्यान सशक्ति केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। निरीक्षक उद्यान निरीक्षक हैं, उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है और डिमांड के आधार पर हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके जो कोरिलेटेड बॉक्स है जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं, वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान सशक्त केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट तक में पहुँचाने का काम कर सकते हैं। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में आने वाले कावड़ मेले को लेकर पुलिस और स्टेट होल्डर के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने और मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर अपने अपने सुझाव जिला प्रशासन को दिए। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कावड़ मेले से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ की तैयारियों को लेके आज जो हमारे स्थलीय निरीक्षण है उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल विस्तृत हमारी पर चर्चा की गई थी, जिसमें जो इनके सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है। साथ में अतिक्रमण को लेके और आगे कांवड़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें इनके सहयोग की अपेक्षा को लेके हम लोगों ने इनसे आग्रह भी किया है और हम सभी लोग एक कांवड़ को बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे तरीके से करें, इसके लिए सभी लोग सभी स्टेक होल्डर्स में एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग अच्छे तरीके से कांवड़ को करें। कांवड़ मेले को सफल बनाने में सबसे अहम योगदान जो है यहाँ के स्टेक होल्डर्स का है, व्यापारियों का है, होटल एसोसिएशन का है, धर्मशाला एसोसिएशन का है और एसपीओस का है, जो पुलिस का बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग की है। उन्होंने जो सजेशन दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, अतिक्रमण को लेके, खान पान के संबंध में, तो उनको हम लोग सजेशन हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो एम्बुलेंसेस की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स खोलने की बात की, विद्युत व्यवस्था पर उन्होंने बृहद रूप से चर्चा की है। तो ये सारे राय हम लोगों ने लिए हैं और लास्ट से जितनी हम लोगों ने डिमांड की थी सारा बजट हम लोगों को मिल गया। डोईवाला में पर्यटन स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क में पर्यटकों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां स्थानीय पर्यटकों ने पार्क के प्रभारी अंकित सिंह और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। अधिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले। बिना टिकट पार्क में गए पर्यटकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दुकानदार और अन्य पर्यटकों के साथ भी बदसलूकी की। शिकायत मिलने पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। वाहन को सीज कर मामले की छानबीन की जा रही है। संज्ञान में जो मामला है, यहाँ से एक थार गाड़ी है 3333 नंबर है उसका, जो कि यहाँ पे हमारे कर्मचारियों द्वारा रोकी गई, पर वो रुकी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अंदर गई तो हमने अंदर सूचना दी कि इस गाड़ी को रोको और उसको बाहर भेजा जाए। तब उन्होंने कहीं गाड़ी को साइड लगा के ड्रिंक की है और उसके बाद वहाँ पे पर्यटकों के साथ में गाली गलौच और ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे किया। तब उसके बाद मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैं यहाँ से गया, मैंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तेज़ी से गाड़ी को चला के इतनी तेज़ी से आए कि मैं खुद बचा वहाँ पे एकदम एक टर्न हो गए और एक गाड़ी को टक्कर भी मारी है। बाकी उसके बाद हमने बाहर फ़ोन करके गेट बंद कराया। तब उसके बाद थाने में जाके हमने तहरीर दर्ज की है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे ट्यूब किसी से उन्होंने छीनी थी, तो हमारे लड़के ट्यूब लेने गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करी थी कि ट्यूब हम नहीं देंगे, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो बोल करके। तो हम यहाँ पर ट्यूब दे रहे थे, तो वो लड़के हमारे पास आए, तो हम गए थे वहाँ पर, मैं गया था। तो मैंने उनसे कही कि वो लड़के जो ट्यूब है वो किसी और की तुम दे दो। तो वो मतलब उन्होंने हमसे बातचीत करी कि नहीं हम नहीं देंगे। तो हमने बोला दे दो, हम लोकल के, ये बोल के हमने बात करी। तो उसके पापा ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी थी। तो वही चीज़ लेकर के उनके पापा जब हम पे आए तो उन्होंने मेरे पे धक्का मुक्की करी। उनकी एक तो पहली बात तो वो गाड़ी बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि वो गाड़ी की वजह से ही हमने बोला भी गाड़ी मत चलाओ, आराम से चलाओ, बहुत है। हमने फिर भी स्टाफ है बोल के हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो फिर भी बदतमीजी करे। तो हम चाहते भैया कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के तक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।